गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ये जानेंगे कि कंप्लीट अकाउंट्स क्या होता है। तो आज कंप्लीट अकाउंट्स विद ए.के. श्रीवास्तव के साथ है। सबसे पहले मैं आपको काइंड्स ऑफ कंपनी के विषय में बता रहा हूँ। कंपनी कितने प्रकार की होती है। पहली प्रोप्राइटरशिप कंपनी, दूसरी पार्टनरशिप कंपनी या फर्म, तीसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, चौथी पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पांचवी एलएलपी, जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। प्रोप्राइटरशिप आपको पता होगा कि जिसपे एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है और वही व्यक्ति अपनी कंपनी को चलाता है। दूसरी पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है। तीसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया हुआ है ए.के. प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। शेयर होल्डर कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर सेल करने के लिए मार्केट में ऐड नहीं करवा सकती है, क्योंकि इनके नाम जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। उसके बाद इसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए होनी चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके डायरेक्टर मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और शेयर होल्डर मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, और इसकी पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख रुपए होने चाहिए। ये हमारी कंपनी इतने टाइप की होती हैं। अब मैं बात करूंगा कि कंपनी का अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे हम बुक्स को लिखते हैं, कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे जर्नल लिखते हैं, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, कैसे लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। इन मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने घर से चलते हैं, जिसको मैंने एक चार्ट के द्वारा समझाया है। ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। इस घर की हमारी इनकम 30,000 रुपये है। इस 30,000 रुपये में हमने राम को दिया 3,000 रुपये, वेजिटेबल फूडिंग ETC जो भी एक्सपेंस है हमने 10,000 रुपये किया। उस पैसे में से मैंने 10,000 रुपये का फ्रिज ले लिया और शाम से मेरे को 2,000 रुपया लिया। अब आपके पास टोटल जो पैसे आए आपके घर में 30,000 रुपया आपकी इनकम और 2,000 रुपये से आए, यानी कि 32,000 रुपये आए। 32,000 में सारे खर्चे करने के बाद, ये तीनों खर्चे करने के बाद आपके पास जो पैसा सेव हो गया 9,000 रुपये सेविंग हो गया। इसको आमतौर घर की भाषा में हम सेविंग बोलते हैं, लेकिन यही चीज़ कंपनी की लैंग्वेज में हम प्रॉफिट बोलते हैं। अगर इस 32,000 में अगर आपके खर्चे
33,000 हो जाए, 34,000 हो जाए, तो आपको 2,000 रुपया आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा, जिसको हम कंपनी की लैंग्वेज में लॉस बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे जर्नल एंट्री कि जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जर्नल एंट्री का मेन रोल है, जिसको मैंने नीचे समझाया है। और ये 3 फार्मूले हैं और इसी फार्मूले पे पूरा अकाउंट्स डिपेंड करता है। पहली बात, इसमें पहला आता है रिसीवर डेबिट डीआर एंड गिवर क्रेडिट सीआर, जिसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट बोलने का मतलब ये हुआ कि इसमें रिसीवर यानी कि पाने वाला व्यक्ति कोई ना कोई व्यक्ति होगा, एंड गिवर देने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा। दूसरा फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि आने वाली संपत्ति को नाम यानी कि डेबिट करो और जाने वाली संपत्ति को जमा करो, जिसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं। तीसरा पॉइंट इसका यह है ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। अब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि ये आपका घर हो गया। अब इस घर में पहली बात है कि रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। अब पहली चीज, आपने राम को दिया कितना, 3,000 रुपये। तो इसमें रिसीवर कौन है, इसमें रिसीवर हुआ राम, यानी कि राम आपका डेबिट होगा और आपने क्या दिया राम को, कैश, तो कैश क्रेडिट होगा। अब दूसरी बात कि आपने गिवर क्रेडिट यानी कि श्याम से 2,000 रुपये लिया, इसमें देने वाला व्यक्ति कौन है, श्याम, और लेने वाले आप। तो आपका कैश जो है वो बढ़ गया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि आने वाली संपत्ति को नाम। अब संपत्ति इसमें देखिए, आपके घर में जो है वो संपत्ति कौन सी है, संपत्ति में आपको राम को जो दिया वो आपकी संपत्ति नहीं है, वेजिटेबल पे जो आपने खर्च किया वो संपत्ति नहीं है, फूडिंग पे जो खर्च किया आपने संपत्ति नहीं है, स्कूल फीस दिया संपत्ति नहीं, ये एक्सपेंस में आ गया। अब इसमें संपत्ति आपने क्या खरीदा, फ्रिज, तो फ्रिज आपके घर में आ रहा है, फ्रिज आपके घर में आ रहा है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फ्रिज आया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि गया क्या, आपका कैश गया। तो फ्रिज अकाउंट क्या आएगा, डेबिट आएगा, और कैश अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। तीसरी बात कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। अब जितने भी आपने वेजिटेबल पे, फूडिंग एक्सपेंस पे, स्कूल फीस पे, अदर एक्सपेंस पे, मोबाइल रिचार्ज पे, जो भी विभिन्न आइटमों पे अगर आपने जो खर्च किया है, वो ऑल एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस में आ गए। तो जितने भी एक्सपेंस हैं वो डेबिट, जैसे वेजिटेबल आपने 2,000 का लिया, तो वेजिटेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजिटेबल डेबिट हो गया, यानी ऑल एक्सपेंस हो गया है, तो एक्सपेंस डेबिट हो गया। फूडिंग पे आपने खर्चा किया,
फूडिंग एक्सपेंस, यानी कि फूडिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। इसी तरह मैं इस तीनों नियमों को आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि कंप्लीट डिफाइन करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट और देने वालों को जमा। एग्जाम्पल, जैसे एबीसी से 2000 रुपये कैश प्राप्त किया। अब इसमें पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है? तो पाने वाला आप हुए। तो आप जब रुपये को पा रहे हैं तो वो किसी न किसी चीज में पा रहे हैं, या तो कैश या बैंक। अगर आप कैश में पा रहे हैं तो वहाँ एबीसी से लिखा हुआ है कि 2000 रुपये कैश प्राप्त किया, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट आ गया। और देने वाला व्यक्ति कौन है? एबीसी। एबीसी क्रेडिट हो गया 2000 रुपये से। नीचे आप नरेशन लिखेंगे कि बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी। दूसरी बात कि देने वाले को जमा। XYZ को 5000 रुपये कैश दिया। अब XYZ, इसमें पाने वाला व्यक्ति कौन है? इसमें पाने वाला व्यक्ति XYZ है, यानी आपने 5000 रुपये 5000 रुपये आपने XYZ को दिया, यानी कि XYZ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 रुपये। इसका नरेशन आएगा बीइंग कैश पेड टू XYZ, यानी कि पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को नोट लगा के ज़रूर बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। दूसरी बात, दूसरा इसका नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली संपत्ति को डेबिट करो और जाने वाली संपत्ति को जमा करो। अब इसका एग्जांपल लीजिए कि 2 लाख रुपए की मशीनरी आपने कैश में परचेज की, तो इसमें आने वाली संपत्ति क्या है? मशीनरी। और जाने वाली संपत्ति क्या है? कैश। मशीनरी अगर आपके घर आ रही है तो आपकी तरफ से दूसरी चीज भी जा रही है, यानी कि मशीनरी आने वाली संपत्ति बन गई और कैश जाने वाली संपत्ति। तो मशीनरी अकाउंट आई तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 2 लाख से। तीसरी चीज है कि ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम प्रॉफिट आर क्रेडिट। इसका मतलब सारे खर्चे और नुकसान डेबिट होंगे और सारे आय और मुनाफा क्रेडिट होंगे। अब एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने अपनी कंपनी की स्टाफ की सैलरी 40,000 दिया कैश में, तो इसमें सारे खर्चे ये आपके क्या हो गया? आपने ये पैसा किसी न किसी को दे दिया, यानी कि सैलरी अकाउंट में 40,000 रुपये आपने खर्चा किया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। बाकी
बीइंग अमाउंट कैश पेड टू सैलरी, ये आप नरेशन में लिखेंगे। दूसरी बात इसमें ये आ गई कि ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, यानी कि जो आपका प्रॉफिट आया या जो आपकी इनकम आई वो आप क्रेडिट करेंगे। अब आप किसी कमीशन के लिए काम करते हैं तो अगर आपके पास 20,000 रुपये कमीशन मिला या तो आप इसकी एंट्री कैसे ले जाएंगे? तो कमीशन आपके लिए क्या बन गया? इनकम, क्योंकि वो पैसा आपके पास आया यानी आपकी कंपनी में आया। तो कैश मिला आपको तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और यहाँ एक नियम है कि ऑल इनकम क्रेडिट, यानी कि जितने इनकम होंगे वो क्रेडिट होंगे। तो आप कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20,000 से, फिर नरेशन देंगे कि बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। अब मुझे आगे आपको बताना है, तो जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई है आप ये पॉइंट्स आप अपने यहाँ नोट कर लें और मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक अकाउंट्स का क्लियर कर दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और शुरू से आपको पढ़ने में या समझने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको दोबारा भी इसको समझा दूंगा। ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जर्नल बुक्स की परफॉर्मा कैसी होती है। जर्नल बुक के परफॉर्मा के लिए मैं आपको अपने रजिस्टर में, अपने नोटबुक में जो आप मेंटेन करेंगे वो इस टाइप से करेंगे। पहली डेट, दूसरी पार्टिकुलर, तीसरी एलएफ यानी लेजर फोलियो, चौथी डीयर अमाउंट, पांचवी सीयर अमाउंट। जिस डेट की जर्नल एंट्री होती है डेट उसकी डेट में आ जाती है। जो आपने जर्नल आपने बनाया डेबिट अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में, और नरेशन देने के बाद, नरेशन लिखने के बाद ये आप लाइन ज़रूर खींचे, क्योंकि इससे एक क्लियरेंस रहता है कि ये इस डेट की एंट्री है और देखने में भी ये क्लियर रहता है, कोई डाउट नहीं रहता। अगर आप लाइन नहीं खींचते हैं या ऊपर नीचे करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी मार्किंग कटती है, क्योंकि एग्जामिनर को देखने में समझने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो उस चीज़ की मार्किंग काट लेते हैं। इसलिए ये आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि हमें प्रोफार्मा किस टाइप से बनाना है। प्रोफार्मा पे विशेष ध्यान देना है जब आप एग्ज़ाम में या कहीं भी अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जर्नल बुक लिख रहे हैं, तो आपको ये प्रोफार्मा को ध्यान में रखना होगा।